गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं? अच्छे हैं? पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक हो रही है, ये हमें महसूस हो रहा है। आप लोग अपने क्लास को चैनल के माध्यम से ही, एम कुमार केमिस्ट्री क्लासेस के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही अभी आप पढ़ाई करते रहें लगातार। कारण है कि जो अभी विश्व स्तरीय जो परेशानियां हैं वो अभी भी निरंतर लगातार बरकरार है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आप यूट्यूब चैनल से क्लास जारी रखें। तो देखते हैं आगे का क्लास। इसके पीछे वाले क्लास में हम लोग डेनियल सेल के बारे में पढ़े थे। उसी से रिलेटेड आगे का भी टॉपिक है, बहुत ज़रूरत का टॉपिक है, ध्यान दीजिए। टॉपिक है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड विभव। ये इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड तो हम समझ गए हैं। क्या? किसी धातु को उसी धातु के लवण के जलीय घोल में डाल देने पर वो किसका रूप हो जाता है? इलेक्ट्रोड का, जिसमें एक को एनोड और दूसरे को क्या कहते हैं? कैथोड। एनोड जिसकी क्रियाशीलता ज्यादा होती है उसको एनोड के रूप में रखते हैं, और जिसकी क्रियाशीलता कम होती है उसको कैथोड के रूप में रखते हैं। एनोड द्वारा इलेक्ट्रॉन लॉस होता है और कैथोड द्वारा इलेक्ट्रॉन गेन होता है। यानी एनोड पर ऑक्सीडेशन की क्रिया संपन्न होती है और कैथोड पर रिडक्शन की क्रिया संपन्न होती है। ये इलेक्ट्रोड हो गया। अब यहां पर एक नई जानकारी आया है, विभव। इस विभव को जरा आम बोलचाल की भाषा में समझिए। पोटेंशियल विभव, हम विभव को नए अर्थ में ये समझ जाएं। क्या लिखा? क्षमता। आपको कोई काम करने की क्षमता कितनी है, उसी को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में विभव यानी कि पोटेंशियल कहते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो विभव का मतलब क्या हुआ? क्षमता। किसकी क्षमता? इलेक्ट्रोड की क्षमता। इलेक्ट्रोड कितने हैं? दो हैं, एनोड और कैथोड। एक क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लॉस, और दूसरा क्या करता है? इलेक्ट्रॉन गेन करता है। उसी को समझना है, कहीं विशेष रटने की आवश्यकता नहीं है। तो विभव का मतलब क्या हो गया? क्षमता हो गया। इलेक्ट्रोड विभव को हम कैसे समझते हैं, जरा गौर कीजिए। इलेक्ट्रोड विभव दो होते हैं। कौन कौन? ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव और अवकरण इलेक्ट्रोड विभव। बिल्कुल, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आपको मालूम हो कि इलेक्ट्रोड कहने से दो चीज का बोध होता है, एनोड और कैथोड का।
इसीलिए इलेक्ट्रोड विभव को भी कितने भाग में बांट दिए, दो भाग में, एक को ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और दूसरे को रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अवकरण इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। आप जानते हैं ना कि इलेक्ट्रोड में एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है, यानी एक को हम एनोड वाले को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और रिडक्शन वाले को क्या कहेंगे, कैथोड वाले को क्या कहेंगे, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, अब बारी बारी से दोनों को डिफाइन भी करते हैं और एग्जाम्पल से भी समझते हैं। ठीक, तो पहला आता है ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, यानी ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ध्यान रखिएगा, तो क्या कहता है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लॉस होता है। याद होगा डेनियल सेल में कि जिंक का रड जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन का क्या किया था, त्याग किया था, और कैथोड कौन था, कॉपर, उसमें इलेक्ट्रॉन क्या करने की क्षमता थी, गेन करने की क्षमता थी। इसी चीज को यहां पे समझना है, फालतू कुछ दूसरा चीज नहीं है। तो आप क्या पढ़ने जा रहे हैं, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोड द्वारा सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन लॉस करने की क्षमता, कुछ है ही नहीं, एकदम सिंपल बात है। ऑक्सीकरण में क्या हुआ था, जिंक पर ऑक्सीडेशन की क्रिया, LeO, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो जिंक क्या किया था, इलेक्ट्रॉन लॉस किया था, और कॉपर क्या किया था, गेन किया था। तो हम क्या पढ़े, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, यानी इलेक्ट्रोड द्वारा, जिस इलेक्ट्रोड द्वारा सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन लॉस करने की क्षमता को ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, है ना। इसे इलेक्ट्रोड विभव हो गया E, और चूंकि ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड विभव है तो इसको हम क्या कह देंगे, OX, या E ऑक्सीडेशन की क्रिया किस पर, एनोड, बहुत जरूरत का चीज है, ये काम करेगा आगे चल करके। ई माने इलेक्ट्रोड विभव, किसका इलेक्ट्रोड, कौन इलेक्ट्रोड विभव, ऑक्सीडेशन। तो ई ऑक्स या ऑक्सीडेशन की क्रिया किस पर होता है, एनोड पर होता है, इसलिए ई एनोड दोनों ही आपको रिप्रेजेंट करता है कोई चीज को, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड विभव। इसे ई ऑक्स या ई एनोड से डिनोट करते हैं। कोई दिक्कत है, इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोड द्वारा सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन लॉस करने की क्षमता को
ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, जिसको ई ऑक्स, ई माने इलेक्ट्रोड हो गया और ऑक्स माने ऑक्सीडेशन, तो कौन ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड विभव को ई ऑक्स से, या ऑक्सीडेशन किस पर होता है एनोड पर, तो उसको ई एनोड से भी डिनोट करते हैं। लिख लीजिए इसको। अब इसका हम एग्जाम्पल देते हैं। ध्यान दीजिएगा, Zn एरो Zn+2, यहां पर कितना इलेक्ट्रॉन 30, और 2 को लॉस कर दिया, प्लस मैंने लॉस कर दिया तो कितना हो गया 28, तो लॉस किया कि गेन, लॉस किया। तो लॉस करना, कौन लॉस करता है एनोड, एनोड पर क्या होता है एनोड द्वारा इलेक्ट्रॉन लॉस किए जाते हैं, और एनोड पर लॉस करना कौन सी क्रिया, ऑक्सीडेशन की क्रिया। तो ये तो कंफर्म है कि ये रिएक्शन जो आप देख रहे हैं ये कौन सा रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, जो कि पहले था 30 बाद में हो गया 28, तो इलेक्ट्रॉन क्या किया, लॉस किया। और आयन को, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए यहां 2 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। बताना यह है कि डेनियल सेल में इलेक्ट्रोड बनाने के लिए धातु को उसी धातु के लवण के जलीय घोल में घोल देते हैं। तो क्या कोई जरूरी है कि जिंक और कॉपर का ही इलेक्ट्रोड बनाया जाए, कोई जरूरी नहीं, किसी भी धातु का हम इलेक्ट्रोड बना सकते हैं। ये ध्यान रखना होगा कि जिसकी क्रियाशीलता ज्यादा होगी उसको हम एनोड, और जिसकी क्रियाशीलता कम होगी उसको हम क्रियाशीलता, ध्यान दीजिएगा, जिसकी क्रियाशीलता ज्यादा होगी उसको एनोड, और जिसकी क्रियाशीलता कम होगी उसको हम कैथोड के रूप में यूज करते हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि जिंक ही इलेक्ट्रोड और कॉपर ही इलेक्ट्रोड के रूप में यूज हो, कोई भी धातु हम इलेक्ट्रोड के रूप में यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम किसी भी धातु के लिए हम इस चीज को, यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। तो जिंक एक धातु है, तो धातु के लिए मेटल, और मेटल के लिए हम टर्म यूज कर रहे हैं कौन चीज, एम, एरो। और कोई जरूरी नहीं है कि हर एक मेटल 2 ही इलेक्ट्रॉन लॉस करे, एक भी कर सकता है, 3 भी कर सकता है। तो यहां पर N+ लिखते हैं, यानी n का मतलब 1, 2 या 3, तो यहां n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, इसलिए हम n को हम प्लस 1+ भी लिख सकते हैं, 2+ भी लिख सकते हैं, 3+ भी लिख सकते हैं। इसलिए फॉर्मूला पे बैठाने के लिए उसको हम क्या लिख दिए, n+, यानी 1+ भी, 2+ भी, 3+ भी, कुछ भी हो सकता है। और जब यहां पर n+ हो गया तो यहां इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी, n। यहां पर 2+ है इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन, 3+ होता 3 इलेक्ट्रॉन, 1+ होता 1 इलेक्ट्रॉन, n+ है इसलिए n इलेक्ट्रॉन, है ना। तो यह जो रिप्रेजेंटेशन है वो किसका रिप्रेजेंटेशन है, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का रिप्रेजेंटेशन। याद रखिएगा इस चीज को, किसका, ई ऑक्स, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका, ऑक्सीडेशन का। ऐसा कोई दिक्कत, इसको लिख लीजिए। आगे चलें। तब दूसरा आता है रिडक्शन
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी अवकरण इलेक्ट्रोड विभव। जब हम ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव को समझ चुके हैं तो रिडक्शन इलेक्ट्रोड विभव को रटने की आवश्यकता नहीं है। ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड द्वारा सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता, त्याग करने की प्रवृत्ति। अब उसी में एक शब्द केवल जोड़ देना है, त्याग की जगह पर क्या करना है, ग्रहण करने की प्रवृत्ति। कोई दिक्कत है तो लिखते हैं, इलेक्ट्रोड द्वारा सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। इसे ई रेड, ई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कौन, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या ई कैथोड। रिडक्शन की क्रिया किस पर संपन्न होता है, कैथोड पर, तो ई रिडक्शन भी लिख सकते हैं और ई कैथोड भी लिख सकते हैं। से डिनोट करते हैं। कोई दिक्कत, लिख लीजिए। आगे चलें। अब इसको एग्जाम्पल देखते हैं। तो डेनियल सेल में जिंक पर ऑक्सीडेशन और कॉपर पर रिडक्शन, ठीक है। तो रिडक्शन की क्रिया, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है। तो Cu प्लस 2E C, है ना। तो फिर बताना जा रहा है कि कोई जरूरी नहीं है कि एनोड के रूप में जिंक और कैथोड के रूप में कॉपर है, और कोई भी मेटल हो सकता है। तो किसी भी मेटल के लिए हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो गौर कीजिए। n प्लस n इलेक्ट्रॉन और आगे जब आप न्यूमेरिकल पढ़ेंगे इसमें बहुत ही काम करेगा ये चीज, ये बात दिमाग में रखिएगा। तो m माने कोई मेटल हो गया, वो कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया, n इलेक्ट्रॉन। यहां पर कितना इलेक्ट्रॉन है, देखिए तो 2 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्लस चार्ज तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो n प्लस चार्ज तो n इलेक्ट्रॉन, यानी n क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या को बताता है। और ये क्या हो गया, कॉपर जो धातु हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉन किस रूप में व्यक्त किया जा रहा है इस रिएक्शन को, लॉस की गेन, गेन के रूप में। क्योंकि पहले यहां पर 29 में से 2 चला गया तो कितना हो गया, 27, अब बाद में यहां कितना हो गया 29,
तो 27 पहले बाद में 29, तो क्या किया, गेन किया। इसलिए यह जो एग्जाम्पल है वो किसका है, ई रिडक्शन का या ई कैथोड का, एनोड कैथोड का। अभी तक जो आपने पढ़ा वो दिमाग में केवल ये बात रखना है कि किस पर ऑक्सीडेशन होगा, किस पर रिडक्शन होगा। कोई रिएक्शन जब हमको दिया हुआ रहे तो ये ध्यान देना है कि ये ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है, ये एनोड रिएक्शन है कि कैथोड रिएक्शन है। यानी कि ऑक्सीडेशन पर होगा वो एनोड रिएक्शन और रिडक्शन पर होगा वो कैथोड रिएक्शन। लिख लीजिए इसको। आगे चलते हैं। तो याद रखने के लिए एक बात आपको लिख देते हैं, क्या, गौर कीजिएगा कि डेनियल सेल में ई ऑक्स या ई एनोड किसके द्वारा, जिंक के द्वारा तथा ई रीड या ई कैथोड किसके द्वारा, कॉपर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कोई दिक्कत है, लिख लीजिए इसको। आगे चलें तो ध्यान दीजिए। और तब आता है मानक इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। किसी भी भौतिक राशि में आप एक पैमाना मानते हैं, किसी चीज को मानक मानते हैं, स्टैंडर्ड मानते हैं, उसके वैल्यू को एक नियत वस्तु स्थिति पर निर्धारण किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, मानक कहते हैं। मानक माने माना गया है, एक पैमाना रखा गया है, एक नियतांक रखा गया है। तो आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपने देखा कितने होते हैं, दो होते हैं, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड और अवकरण इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रॉन लॉस करने की क्षमता और इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता। तो इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन करने की क्षमता का कुछ कंडीशन है कि इस कंडीशन पर इलेक्ट्रॉन लॉस या इस कंडीशन पर इलेक्ट्रॉन गेन। कोई भी केमिकल रिएक्शन जो आप करवाते हैं उसके लिए कुछ कंडीशन होता है, इतना ताप पर, इतना प्रेशर पर, इतना एटमॉस्फेयर दाब पर, बहुत तरह के कंडीशंस होते हैं। ठीक उसी प्रकार से किसी इलेक्ट्रोड द्वारा घोल में इलेक्ट्रॉन त्याग लॉस या इलेक्ट्रोड द्वारा घोल में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का एक मानक माना हुआ है कि किस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन लॉस करने की क्षमता, किस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता। तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अगर एक मानक नहीं मान लिया जाए तो कहीं 1 kg बराबर 1000 ग्राम और कहीं 1 kg बराबर 1500 ग्राम और कहीं 1 kg बराबर 500 ग्राम, अगर ऐसा हो जाए तो बड़ा उथल पुथल वाला जिंदगी हो जाएगा। इसलिए एक मानक माना हुआ है।
कि 1 kg में कितना ग्राम होगा, 1000 ग्राम। तो एक सही कैलकुलेशन के लिए, एक सही निर्धारण के लिए किसी भी चीज का एक मानक होना जरूरी है। ठीक उसी प्रकार से इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रॉन लॉस या इलेक्ट्रॉन त्याग करने की जो क्षमता होती है, उसके लिए भी एक पैमाना रखा गया है। उस पैमाने पर जो इलेक्ट्रॉन त्याग या इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है, उसी को हम मानक इलेक्ट्रॉन विभव कहते हैं। अब वो पैमाना क्या है, वो मानक क्या है, इसी को थोड़ा सा रखना है दिमाग में। इसमें 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको डील हो जाते हैं। तो क्या है, गौर कीजिएगा। 298 केल्विन ताप पर यदि घोल की मोलरता 1 m यानी 1 मोल पर लीटर, 298 केल्विन ताप, गौर कीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है आपका। 298 केल्विन ताप पर यदि घोल की मोलरता 1 m यानी कि 1 मोलरता, मोलरिटी 1 m माने मोलरता 1 या 1 मोल पर लीटर वाले सांद्रण का इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। यदि उस घोल की का टेम्परेचर 298 केल्विन हो, आप जानते हैं ना कि मोलरता जो है ताप से प्रभावित होता है, तो कितने ताप पर, 298 केल्विन ताप पर, और उस घोल की सांद्रता कितनी होनी चाहिए, मोलरिटी में 1 m होना चाहिए। 1 m माने 1 मोल पर लीटर, यानी 1 लीटर में घुल्य का कितना, 1 मोल उपस्थित होता है। तो यदि 298 केल्विन ताप पर यदि घोल की मोलरता 1 m यानी 1 मोल पर लीटर वाले सांद्रण को का इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव का है। इसे E नॉट, नॉट NOT नॉट नहीं, उसका स्पेलिंग होता है NAUGHT। क्या स्पेलिंग होता है, E नॉट, NAUGHT, यानी कि E क्या हो गया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया, और E नॉट क्या हो गया, मानक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया, से सूचित करते हैं। ठीक है, लिख लीजिए इसको। ठीक है, आगे चलते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव E नॉट से और मानक अवकरण इलेक्ट्रोड विभव E नॉट, पहले ऑक्सीकरण लिखो, ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीडेशन, तो E नॉट OX है ना, या E नॉट एनोड, दोनों एक ही चीज है, कोई अंतर नहीं है। ऑक्सीडेशन किस पर होता है, एनोड पर, और मानक अवकरण इलेक्ट्रोड विभव
ई नॉट रिडक्शन या ई नॉट को दिक्कत है, केवल मानक लग जाने से वो जो संकेत है ई इलेक्ट्रोड का, तो मानक इलेक्ट्रोड, तो ई पर हम एक नॉट का माने छोटा सा जीरो जैसा चिन्ह लगा देते हैं, उससे क्या रिप्रेजेंट करता है, मानक को रिप्रेजेंट करता है। लिख लीजिए। आगे चले, ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिएगा। तब आते हैं सेल विभव। सेल पोटेंशियल गौर कीजिए। ये सेल विभव या सेल पोटेंशियल को हम लोग वैद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको शॉर्ट में EMF, हो सकता है फिजिक्स में भी आपको पढ़ना पड़े या पढ़े होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे आपको न्यूमेरिकल बनाने में काम भी आएगा, बहुत काम आएगा, गौर कीजिए। सेल विभव, विभव तो आप जानते हैं, विभव मतलब क्षमता, कार्य करने की क्षमता। उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, विद्युत वाहक बल का है। आप पीछे जो गैल्वेनिक सेल पढ़े थे उसमें एक टर्म आया होगा LOAN और RRCP। L से लेफ्ट, O से ऑक्सीडेशन, A से एनोड, ये तो मामला क्लियर कर दिए। R से राइट, R से रिडक्शन, RRC, C से कैथोड। लेकिन एक टर्म आपको माने शेष था, उस शेष टर्म को यहीं पे समझना है। वहां पर भी समझा जा सकता था, लेकिन यहां समझने से आपको बड़ा सहूलियत हो जाएगा, समझने में एकदम सरलता हो जाएगी। गौर कीजिएगा, याद है ना, एक हाफ से लिए था, एक हाफ से लिए था, ये हो गया L, ये हो गया R, O, R, C, A और C। तो लेफ्ट राइट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, एनोड कैथोड। एनोड क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है और यह इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। अब आप देखे हैं क्या कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर, एनोड से कैथोड की ओर, और विद्युत धारा किधर से किधर जाएगी, यही बात देखना। तो विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत है ना, तो इलेक्ट्रॉन के विपरीत विद्युत धारा जाती है, तो विद्युत धारा प्लस से किधर जाती है, माइनस की। यानी ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल और ये हो गया निगेटिव टर्मिनल।
यानी यह एनोड क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है क्योंकि इसकी क्रियाशीलता ज्यादा है और इसकी क्रियाशीलता कम है। लेकिन विभव किसका ज्यादा है, ये बात गौर कीजिए, दिमाग में रखिए। जिंक की क्रियाशीलता ज्यादा है, कॉपर की क्रियाशीलता कम है, लेकिन कॉपर का विभव ज्यादा और जिंक का विभव कम होता है। यानी इसमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता ज्यादा होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन लॉस करने की क्षमता कम होती है। ये बात दिमाग में रखिए। लॉस करता है, गेन करता है, रिएक्शन करने की क्षमता ज्यादा, रिएक्शन करने की क्षमता कम, लेकिन विभव किसका ज्यादा है, तो कॉपर का विभव ज्यादा है और जिंक का विभव कम होता है। यानी ये बात भी दिमाग में रखना है गैल्वेनिक सेल कि जिसकी क्रियाशीलता ज्यादा एनोड और जिसकी क्रियाशीलता कम वो कैथोड, लेकिन विभव जिसका ज्यादा होगा उसको हम किस रूप में रखेंगे, कैथोड के रूप में, और जिसका विभव कम होगा उसको कहां रखेंगे, एनोड के रूप में। ये बात एकदम दिमाग में रखिएगा। तो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है जिंक से कॉपर की ओर, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है कॉपर से जिंक की ओर, इसलिए कॉपर का पोटेंशियल ज्यादा, विभव ज्यादा और जिंक का पोटेंशियल कम होता है। समझ में आ रही है बात कि फिर से क्रियाशीलता जिंक का ज्यादा है, विभव जिंक का कम है, क्रियाशीलता कॉपर का कम है, विभव कॉपर का ज्यादा होता है। ये बात दिमाग में रखिएगा। तो ध्यान दीजिए, वैद्युत वाहक बल, विद्युत तो समझ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की प्रवाह और उसके विपरीत दिशा में विद्युत प्रवाहित होता है, करंट प्रवाहित होता है। इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह विद्युत इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में होता है। वाहक माने ढोना, वहन करने वाला, ढोने वाला, वाहन जिसको कहते हैं। तो बल, वाहक माने ढोना, बल माने जिसको ढोने का जो ताकत है। समझ रहे बात को? तो इसी को समझना है। क्या है ये, गौर कीजिएगा। कहता है कि गैल्वेनिक सेल में या डैनियल सेल में दोनों हाफ सेल के पोटेंशियल में अंतर को, पोटेंशियल में अंतर को क्या चीज, सेल विभव कहा जाता है। क्या कहते हैं, सेल। डैनियल सेल में दोनों हाफ सेल के पोटेंशियल में अंतर को क्या कहते हैं, सेल विभव कहते हैं। इसको लिखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसको लिख लिए हैं, मिटाएंगे इसको हम। तो ध्यान दीजिए, सेल के दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल यानी विभव में अंतर को सेल पोटेंशियल कहा जाता है। इसे ई सेल से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो आप अभी देखा है कि डैनियल सेल में कॉपर का विभव ज्यादा और जिंक का विभव कम, तो पोटेंशियल में अंतर, दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल में अंतर को
क्या कहते हैं, सेल पोटेंशियल, और उसी को हम वैद्युत वाहक बल के नाम से भी जानते हैं। लिख लीजिए। आगे चले, ध्यान दीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, सेल पोटेंशियल का निर्धारण, सेल पोटेंशियल का निर्धारण कहता है कि जब सेल काम कर रहा है तो उसके जो केमिकल्स हैं, उसके जो इलेक्ट्रोड हैं, उसके अंदर जो मेटल के लवण का जलीय घोल है, उसका पोटेंशियल कम हो जाता है। तो सही सही उसका पोटेंशियल का निर्धारण करने के लिए, जैसे आप स्वस्थ हैं तभी तो आपके सही ताकत का निर्धारण किया जा सकता है, लेकिन जब आप बीमार हैं तब सही सही आपके ताकत का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। तो जब सेल काम नहीं करता है उस समय उसका पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रॉन लॉस या त्याग करने की क्षमता, और जब सेल रिएक्शन कर रहा है उस समय उसका इलेक्ट्रॉन त्याग और लॉस करने की क्षमता, दोनों में अंतर होता है। लेकिन सही सही सेल पोटेंशियल का निर्धारण करने के लिए हम किस स्थिति की बात को ध्यान में रखेंगे, जब वो रिएक्शन कर रहा है तब, कि रिएक्शन नहीं कर रहा है तब, आपका सही ताकत, आप स्वस्थ हैं तब, कि आप बीमार हैं तब। आप जब स्वस्थ हैं तभी आपके सही ताकत का निर्धारण हो सकता है। तो वही चीज यहां, यानी सेल पोटेंशियल का निर्धारण, सेल पोटेंशियल का निर्धारण सेल को अभिक्रिया नहीं करने के क्रम में निर्धारित किया जाता है। तो सेल पोटेंशियल, ई माने, ये सेल माने सेल पोटेंशियल, ई ऑक्स ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ई रीड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ई सेल सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बराबर होता है ई रीड, ई रीड माने रिडक्शन माइनस ई ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। यानी सेल पोटेंशियल का निर्धारण, सेल पोटेंशियल बराबर रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अभी अभी हम आपको क्या बताए हैं कि कॉपर और जिंक में जिंक की क्रियाशीलता ज्यादा होता है लेकिन उसका विभव क्या होता है, कम होता है। यानी गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, जिंक और कॉपर, तो सेल पोटेंशियल सेल के अभिक्रिया नहीं के करने के क्रम ज्ञात किया जाता है। तो अभिक्रिया नहीं करने के क्रम में आप जो है बड़ा में से छोटा को घटाएंगे कि छोटा में से बड़ा को घटाएंगे, तो ज्यादा वाले में से कम को घटाएंगे। तो किसका ज्यादा होता है, कॉपर का ज्यादा होता है। यही दिमाग में बात रखना है कि ध्यान दीजिएगा, बार बार आपको बता रहे हैं कि क्रियाशीलता जिंक का ज्यादा होता है लेकिन विभव जिंक का कम होता है, और क्रियाशीलता कॉपर का कम होता है लेकिन विभव उसका ज्यादा होता है। इसलिए सेल पोटेंशियल क्या है, तो रिडक्शन यानी कौन, कैथोड, कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लिख लीजिएगा इसको।
हो गया? तो ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम लोग मानक सेल विभव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें तो ई नॉट सेल बराबर ई नॉट रीड माइनस ई नॉट। ये नॉट किस चीज को बता रहा है? मानक को बता रहा है। मानक क्या है? तो उस समय घोल के जो सॉल्यूशन की जो का टेम्परेचर होता है वो 298 केल्विन होता है और उसकी सांद्रता कितनी होती है? 1 मोलरता 1 होनी चाहिए, यानी 1 मोल पर लीटर उसकी सांद्रता होनी चाहिए। ठीक है, लिख लीजिएगा इसको। तो ध्यान दीजिए, कहता है ई सेल यानी सेल पोटेंशियल का 3 मान होता है। यानी ई सेल ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन, इसका मान कितना हो जाए? 0। इसका मतलब क्या हुआ कि रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों का मान बराबर होता है। यह कब संभव है? जब सेल साम्यावस्था में, यानी सेल रिएक्शन नहीं कर रहा। जब सेल रिएक्शन नहीं कर रहा है उस समय रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों का मान क्या होता है? बराबर होता है। इसलिए उस समय सेल पोटेंशियल का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। ये पहली बात है। दूसरी बात क्या है, जरा गौर कीजिएगा। ई सेल ई रीड ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन, और इसका जो मान हो वो क्या हो? पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है कि ई रिडक्शन का मान ज्यादा और ई ऑक्सीडेशन का मान कम है, तब ना इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा। बड़ा में से छोटा घट जाएगा, बड़ा में से छोटा घट जाएगा, तो मान क्या होगा? पॉजिटिव। यह जो केस होता है उस समय आपका सेल जो है डिस्चार्ज होता है। यह भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि यदि सेल पोटेंशियल वैल्यू पॉजिटिव हो तो सेल क्या हो रहा है? डिस्चार्ज हो रहा है। उस समय रिडक्शन सेल पोटेंशियल का मान ज्यादा और ऑक्सीडेशन सेल पोटेंशियल का मान कम होता है।
अब एक कंडीशन और बचा। क्या कंडीशन बचा? सेल पोटेंशियल का मान 0, दोनों का मान बराबर। सेल पोटेंशियल पॉजिटिव यानी कि सेल पोटेंशियल रिडक्शन का सेल पोटेंशियल ज्यादा और ऑक्सीडेशन का सेल पोटेंशियल कम होता है। तीसरा क्या बचा? गौर कीजिएगा, लिख लीजिए इसको। आगे चलते हैं। तीसरा, तो तीसरा जो इसका कंडीशन है, ई सेल बराबर ई रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इसका मान जो है क्या आ जाएगा? निगेटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ई रिडक्शन छोटा है ई ऑक्सीडेशन से, यानी रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान कम है और ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान ज्यादा है, तो कम में से ज्यादा घटेगा तो क्या आ जाएगा? निगेटिव आ जाएगा। जब सेल पोटेंशियल का मान निगेटिव है तो उस समय आपका सेल क्या होगा? चार्ज होगा। कोई दिक्कत? यानी कि ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आगे आपको न्यूमेरिकल में काम आएगा कि सेल पोटेंशियल निकाले, और सेल पोटेंशियल में बताया कि वो सेल रिएक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है तो चार्ज हो रहा है कि डिस्चार्ज हो रहा है। सेल का रिएक्शन यही ना होगा, या तो आप सेल को चार्ज करते रहिएगा, लाइट कट जाएगा तो सेल क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज होते रहे। तो कब सेल काम नहीं कर रहा है? जब सेल पोटेंशियल का मान 0 होता है। कब वो डिस्चार्ज हो रहा है? जब रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान ज्यादा और ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान कम होता है। और कब वो चार्ज हो रहा है? जब ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान ज्यादा और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान कम होता है। कोई दिक्कत? इसको लिख लीजिए। आगे चलते हैं। अब हम लोग इस चैप्टर का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। वो आपका न्यूमेरिकल बेस्ड थ्योरी, और उसमें एक सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी। क्या है जरा गौर कीजिए। SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सरलता से इसको समझा देंगे भी। दोनों चीज क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का वर्णन करें, और फिर ये कॉन्सेप्ट थ्योरी जब पढ़ लेते हैं तो इसका न्यूमेरिकल भी काम आता है। गौर कीजिए। जब गैल्वेनिक सेल में या डैनियल सेल में जिंक और कॉपर के रड को गैल्वेनोमीटर से जोड़े थे, तो वहां पर सेल पोटेंशियल यानी ई सेल का जो मान है, यानी ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन,
का जो मान है वो गैल्वेनोमीटर जो है बताता है कौन चीज को, इस सेल को बताता है। अब इस सेल से मैंने अंतर ये मान लिया कि कितना आ गया, 30 आ गया। ये 30 को कौन बता रहा है, ये गैल्वेनोमीटर बता रहा है कि दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस कितने हैं, सेल पोटेंशियल कितना है, 30 है। यानी रिडक्शन के इलेक्ट्रोड को और ऑक्सीडेशन के इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल का अंतर कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। कौन बता रहा है, गैल्वेनोमीटर। लेकिन इस 30 से यह स्पष्ट नहीं होता है कि इसका मान 40 है और इसका मान 10 है, इसका मान 60 है, इसका मान 30 है, इसका मान 50 है, इसका मान 20 है। यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि इसका और इसका कितना वैल्यू, 40 भी हो सकता है, 40-10 भी हो सकता है, 60-30 भी हो सकता है, 50-20 भी हो सकता है। दोनों का विभव कितना है यह गैल्वेनोमीटर से स्पष्ट नहीं होता है। गैल्वेनोमीटर से यह स्पष्ट होता है कि इसका अंतर कितना है। तो अंतर कितना है, 30 है। तो 30 में इसका मान 40 है, इसका मान 10 है, कि इसका 60, इसका 30, ये 50 है, ये 20, ये स्पष्ट गैल्वेनोमीटर नहीं करता है। तो उसी को यानी कि रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अलग अलग मान को निर्धारण करने के लिए ही स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का अध्ययन किया जाता है, और तब जाकर के रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का अलग अलग मान निर्धारित किया जाता है। इसलिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूमेरिकल पॉइंट्स ऑफ व्यू से। ठीक है, आज का क्लास इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास हम आगे करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।